आप सभी का शैलेश अग्निहोत्री के चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पर चर्चा कर रहे हैं और इस कड़ी में हमने अपना पहला लेक्चर, पहला पार्ट आपको कल अपलोड किया था। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अब हम कुछ और भी केसेस को इंक्लूड करेंगे, उनके कुछ फंडामेंटल एग्जाम्पल, कुछ एडवांस एग्जाम्पल लेके आपको और भी हम यहाँ इलस्ट्रेशंस देने वाले हैं। तो चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं अपने अगले पार्ट में। तो स्टूडेंट, हमने अब जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी को कंपेयर कराना चाहा है वो आप देख सकते हैं। ये पहला केस हमने लिया है। यहां पर अगर आप देखें तो हमने दो स्ट्रक्चर्स आपके सामने रखे, स्ट्रक्चर ए एंड स्ट्रक्चर बी। आप देखिए अगेन ये कार्बोकेटायन का केस है। कार्बन पर प्लस चार्ज है, ए पर भी है और बी पर भी है। अभी आपको डिसाइड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखते हैं कि आखिर दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने कैसे। बच्चों, सबसे पहले आप इस प्लस चार्ज पर ध्यान दें। ये जो प्लस चार्ज है टर्मिनल कार्बन पर, प्लस सिंगल डबल, तो ये जो कॉन्जुगेशन है, आपको ये सिस्टम कुछ देखिए, कुछ तरीके होते हैं, कुछ बातें होती हैं। यदि आपने मॉलिक्यूल में देख ली, स्पीशीज में देख ली, तो वहां पर रेजोनेंस की संभावना होती है। उनमें से एक है प्लस सिंगल डबल। अगर ये कहीं आपको मिलता है तो वहां रेजोनेंस की संभावना होती है। और यहां पर देखिए बच्चों, हमको मिल गया प्लस सिंगल डबल। तो आपको करना क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराना है ज्यादा डेंसिटी वाले प्लेस से कम डेंसिटी वाले प्लेस। जहां वो अधिक मात्रा में है, यानी कि पाई बॉन्ड, वो प्लस चार्ज की तरफ बढ़ेंगे। तो बच्चों देख सकते हैं ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता दिखाता है। तो हमेशा चीजें किधर मूव करती हैं, अपने अधिकता वाली जगह से ज्यादा वाली जगह से कम वाली जगह। तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट आपको शो करना है एरो के माध्यम से इसकी तरफ। तो आपको इस कार्बन से देखिए, जब आप पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट कर रहे हैं तो अब ये अगले स्ट्रक्चर में यहां पाई बॉन्ड गायब हो गया और ये पाई बॉन्ड जो पहले यहां था, अब बच्चों देखिए यहां आ गया, तो वो यहां से यहां शिफ्ट हो गया। और ये जो कार्बन है, इससे इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं, राइट वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं। तो जिससे दूर जाएंगे उस पर एक प्लस फॉर्मल चार्ज होगा। और आप देख सकते हैं लेफ्ट वाले की तरफ आ रहे हैं, तो जिसकी तरफ आएंगे उस पर माइनस आएगा। लेकिन पहले से एक प्लस चार्ज था, माइनस आया और प्लस माइनस मिलकर जीरो फॉर्मल चार्ज हो जाता है। आप देख सकते हैं यहां पर कोई फॉर्मल चार्ज नहीं है, जीरो है। तो इस प्रकार से आपने दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना लिए। अब इन दोनों की आपको स्टेबिलिटी को कंपेयर कराना है। बच्चों आप बहुत इंपॉर्टेंटली देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल सी चीज आपको बता रहे हैं। जब आप प्लस चार्ज यहां देख रहे हैं ए वाले स्ट्रक्चर में, देखिए तो ये जो है ये प्राइमरी कार्बन है। प्राइमरी कार्बन आप ऐसा समझें कि ऐसा कार्बन जिससे एक ही कार्बन जुड़ा हो, बाकी हाइड्रोजन हो। तो आप देख सकते हैं ये जो पहला केस है ए वाला, इसमें जो कार्बन है जिस पर प्लस चार्ज है वो प्राइमरी है और इसको हम 1 डिग्री कार्बोकेटायन बोलते हैं। और ये जो 1 डिग्री है, इससे आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन दे दे। इन जनरल क्या होता है, 3 डिग्री जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री से, और 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री से। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि कैसे 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि तीनों तरफ से कार्बन्स लगे होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। तो जब हम 3 डिग्री की बात करते हैं, वहां पे तीनों तरफ से उस कार्बोकेटायन के कार्बन्स लगे होंगे, अल्काइल ग्रुप लगे होंगे, और वो सारे इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। तो प्लस चार्ज की डेंसिटी को कम करते हैं, प्लस चार्ज को इलेक्ट्रॉन देके सेटिस्फाई करते हैं। तो ये जो सेटिस्फैक्शन है 3 डिग्री में सबसे ज्यादा होगा। 2 डिग्री में 2 कार्बन लगे होंगे अगल बगल और 1 डिग्री में मात्र 1। तो जब नंबर ऑफ कार्बन अटैच्ड कम हो जाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स की सप्लाई है उन कार्बोकेटायंस को, वो कम हो जाती है, तो उनकी स्टेबिलिटी भी कम होती है। तो यहां पर आप देख सकते हैं एक प्राइमरी कार्बोकेटायन है। और यहां पर आप देखिए जो बी वाला केस है, इसमें ये जो कार्बोकेटायन वाला कार्बन है उसको लेफ्ट से भी एक कार्बन जुड़ा है और राइट से भी एक कार्बन जुड़ा है। तो 2 कार्बन जुड़े हैं, 2 अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं सेकेंडरी 2 डिग्री कार्बोकेटायन। और यहां पर एक खास बात आपको देखनी है, ये जो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है,
बच्चों ये जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, ये अल्काइल ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। आप देख सकते हैं केस ए में इस प्रकार का कोई मिथाइल ग्रुप नहीं लगा है, और ये जो मिथाइल ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। वो कार्बोकेटायन के जो कार्बन है जिस पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, प्लस चार्ज है, उसको इलेक्ट्रॉन देता है और उसकी जो पॉजिटिव चार्ज की नीड है उसको सैटिस्फाई करता है, उसकी प्यास को बुझाता है और स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर है स्ट्रक्चर बी के साथ कि वहां पर इलेक्ट्रॉन पुशिंग अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, 2 डिग्री कार्बोकेटायन है और वो एक बेटर कार्बोकेटायन होता है, बेटर स्ट्रक्चर होता है। इनफैक्ट यहां बात करें तो यहां पर आपको जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगाना है, दैट इज बी इज ग्रेटर दैन ए। तो दिस इज द आंसर। तो यहां पर ये आपको बात को समझना है, और हमने ये भी बताया किस प्रकार से यहां रेजोनेंस संभव था, प्लस सिंगल डबल के माध्यम से। तो आपको ऐसे स्ट्रक्चर बनाने, एक और हम इसी से मिलता जुलता आपको एक और एग्जांपल कराएं कि आपको और अच्छे समझ में आए। ये देखिए इस एग्जांपल में आप देखिए ए और बी एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। सबसे पहले तो देखते हैं ये एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने कैसे। अगर आप स्ट्रक्चर ए पर ध्यान दें तो बच्चों आप देख सकते हैं पहली चीज तो एक कार्बन है, इससे एक ही तरफ कार्बन जुड़ा है, तो इसका मतलब ये प्राइमरी हो गया, और ये कार्बोकेटायन, ये प्राइमरी कार्बोकेटायन है। अगली चीज रेजोनेंस पहचानने के लिए हमने आपको पहले ही बताया है, प्लस सिंगल डबल कहीं दिखे तो वहां पॉसिबिलिटी होती है। तो यहां पर आपको तुरंत दिख गया प्लस सिंगल डबल, तो यहां पर रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी होगी। और कैसे रेजोनेंस करना है, आपको पाई बॉन्ड को, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन वहां डेंसिटी होती है, वहां से कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले क्षेत्र में वो मूव करेगा। तो आपको पाई बॉन्ड शिफ्ट करना है। बच्चों इस कार्बन से आपने हटाया इलेक्ट्रॉन्स और जो लेफ्ट वाला कार्बन था उसको दिए, तो जिससे हटाएंगे अब उस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, और यहां से पाई बॉन्ड आपने हटा लिया है तो देखिए गायब हो गया, और जहां जाएगा वहां एक पाई बॉन्ड बनाएगा, और जिस कार्बन की तरफ जा रहा है उस पर माइनस आएगा, लेकिन प्लस पहले से था, तो देखिए प्लस पहले से था और माइनस आया तो प्लस माइनस मिलके जीरो फॉर्मल चार्ज हो गया। तो ये हमने इसका दूसरा स्ट्रक्चर बना लिया। अब आप बहुत ही सरलता पूर्वक जो हमने पहले केस में आपको एक कॉन्सेप्ट बताया उसके आधार पर देख सकते हैं, ये जो कार्बोकेटायन बी के केस में है बच्चों, वहां से 3 आप देख सकते हैं कार्बन उससे जुड़े हैं, और हमने आपको बताया था जब कार्बोकेटायन वाले कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हों तो उसको 3 डिग्री बोलते हैं। और यहां पर एक अगली बहुत ही सिंपल सी चीज ये है कि 2 अल्काइल ग्रुप देख सकते हैं, 2 मिथाइल ग्रुप यहां पर जुड़े हैं, और ये इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। तो पिछले केस में तो 2 डिग्री बन रहा था, वहां एक ही मिथाइल था, तो एक मिथाइल से इलेक्ट्रॉन्स को मिल रहे थे और उसका प्लस चार्ज सैटिस्फाई हो रहा था, इलेक्ट्रॉन की जो उसकी प्यास थी वो बुझ रही थी। यहां पर 2 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप लगे हुए हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स को और ज्यादा देंगे और प्लस चार्ज को सैटिस्फाई करेंगे, जिससे स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी और बढ़ जाएगी। तो यहां पर एकदम क्लियर कट है, बी इज सुपीरियर स्ट्रक्चर दैन ए, बी इज मोर स्टेबल दैन ए। तो इस प्रकार से आपको डिसाइड करना है। अब देखिए ये तो हमने एक केस आपको बताया, और इसमें एक और बात हम जोड़ना चाहते हैं, ये जो बार बार हम बोल रहे हैं कि ये जो अल्काइल ग्रुप होते हैं ये इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, इसको समझिए, इसको हम लोग प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं। यहां पर जो बार बार हम डोनेशन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। प्लस आई में क्या होता है बच्चों, जो सिग्मा बॉन्ड होता है 2 एटम के बीच में, 2 एटम के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड होता है, जो पहला बॉन्ड होता है उसे सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। तो जो प्लस आई ग्रुप्स होते हैं उस सिग्मा बॉन्ड को सामने वाले की तरफ खिसकाते हैं, उसको देते हैं। तो जब उसको पुश करते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को सामने वाले की तरफ खिसकाते हैं, इसको बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट। तो यहां पर प्लस आई इफेक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अब हम देखिए और डिफरेंट केसेस लेके आपको समझाते हैं। ये देखिए एक बहुत ही अच्छा हमने एक एग्जाम्पल लिया है, और इस एग्जाम्पल में आप अगर पहले स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए हम पहले ए की बात करते हैं। तो यहां पर देखिए आप अगेन एक कार्बोकेटायन देख सकते हैं, कार्बन पर प्लस चार्ज है, और ये बॉन्ड लाइन डायग्राम बच्चों हमने बनाया है। ये मत सोचिएगा यहां जो कार्बन है वो 2 ही बॉन्ड बना रहा है, नहीं, हाइड्रोजन जो देखिए कार्बोकेटायन 3 बॉन्ड बनाता है, हमने 2 यहां शो किए हैं,
तो तीसरा आपको हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करना है। तो यहां पर आपको मान के चलना है कि एक हाइड्रोजन है, तो यहां पर देखिए एक हाइड्रोजन होता है, उसको शो नहीं किया जाता। अच्छा, अब अगली बात यह है कि क्या आपको यहां पर कोई रेजोनेंस की संभावना मिल रही है, जो हमने पिछले केसेस में आपको बताई? जी हां, बिल्कुल मिल रही है। अगर आप देखें इसको प्लस सिंगल डबल, तो आपको यहां पर रेजोनेंस की कंडीशन मिल चुकी है। तो आपको क्या करना है, इस पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट करना है। मेरा एरो देखिए, तो इस वाले कार्बन से दूर चला जाएगा, तो देखिए यहां प्लस आ गया। तो हमने ये रेजोनेंस करके स्ट्रक्चर बी बनाया, तो देखिए यहां प्लस आ गया, यहां से चला गया तो यहां से गायब हो गया, और ये इन दोनों के बीच में आ गया, तो देखिए यहां पाई आ गया, और इस कार्बन की तरफ आया तो इस पे माइनस आया, और पहले से प्लस था, प्लस माइनस मिलकर जीरो। तो इस प्रकार से आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लिया। तो अब देखिए प्लस यहां आ चुका है। अभी हम स्टेबिलिटी की चर्चा तो बाद में करेंगे। यहां पर एक और पॉसिबिलिटी दिखती है एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की, जो हमने आपको पार्ट 1 में बता के रखी है। पार्ट 1 में हमने आपको बताया था, अगर कोई कार्बोकेटायन इस प्रकार है, प्लस चार्ज है जिस पर, और उसके ठीक बगल में एक ऐसा हेटेरो एटम है, एक ऐसा एटम है जिसके पास एटलीस्ट एक लोन पेयर हो, तो वहां पर रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी होती है। तो यहां आप देख सकते हैं इस प्लस चार्ज के ठीक बगल में ऑक्सीजन है जिसके पास लोन पेयर है। तो यहां पर पॉसिबिलिटी क्या होती है, बैक बॉन्डिंग की होती है, डेटिव बॉन्डिंग की होती है, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग की होती है। उसमें होता क्या है, ये अपना एक लोन पेयर इसकी तरफ ऐसे खिसका देता है, और यहां पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। आप देख सकते हैं जैसे ही अपना फील्ड ऑर्बिटल उस प्लस चार्ज की तरफ खिसकाएगा, उसको शिफ्ट करेगा, तो यहां पर एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है बच्चों। और इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से दूर जा रहा है, तो जिससे इलेक्ट्रॉन दूर जाता है उसे प्लस आता है, और इस कार्बन के पास आया तो इससे माइनस आया, लेकिन पहले से प्लस चार्ज था तो प्लस माइनस मिलकर जीरो हो गया। तो आप देखिए ये सी वाला स्ट्रक्चर आपको मिल जाता है, एक अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब हमको कंपेयर करना है कि इनमें से कौन सा सबसे बेहतर है। तो इसके लिए पहले हम थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं स्क्रीन को, और फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है और क्यों है। तो यहां पर चलिए बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात तो हम ये करेंगे कि स्ट्रक्चर सी, हम सी से बात करना स्टार्ट करते हैं। सी में आप देखें तो ए और बी के तुलना में ज्यादा बॉन्ड है। आप देखिए, चाहे आप ए ले लें चाहे आप बी ले लें, पाई बॉन्ड एक ही है। यहां पर एक पाई बॉन्ड है, यहां भी एक पाई बॉन्ड है। और आप अगर स्ट्रक्चर सी की बात करते हैं तो दो पाई बॉन्ड आ गए, एक तो ये वाला आ गया है और एक तो ये वाला आ गया है। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ चुके हैं। और जो दूसरी चीज है वो स्ट्रक्चर सी में आप देखेंगे हर एटम का ऑक्टेट पूरा है। अगर आप कार्बन की बात करेंगे तो सारे कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है। आप ऑक्सीजन की बात करेंगे, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो दो मेरिट्स हैं, ये जो दो खास बात है, ये इसको बहुत ही स्पेशल बनाती है। अभी कैसे ऑक्टेट पूरा है इसकी बात थोड़ा चर्चा कर ले, तो हम आपको ये भी बता रहे हैं कैसे इसका ऑक्टेट पूरा है। तो इसका ऑक्टेट इस तरह पूरा है कि हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करते हैं, हम आपके सामने करेंगे। हमने आपको बताया है हाइड्रोजन शो नहीं करते हैं, और जो न्यूट्रल कार्बन होता है वो 4 बॉन्ड बनाता है। न्यूट्रल कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, और जो कार्बोकेटायन होता है वो 3 बॉन्ड बनाते हैं। आप देख सकते हैं न्यूट्रल कार्बन है, जो बॉन्ड नहीं बना है वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड है, क्योंकि 3 बॉन्ड थे, 1 2 3, जो नहीं बना है वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड था। तो इस कार्बन की प्रॉब्लम आपको थी, आप देख सकते हैं पहले कार्बोकेटायन था, अभी आप इसका ऑक्टेट देखिए पूरा हो गया। कैसे? 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, और 4 2 जा 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। और ऑक्सीजन को भी कोई नुकसान नहीं हुआ है, इसके भी आप देख सकते हैं ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, 3 बॉन्ड ऑक्सीजन से है, 3 2 जा 6, और ये एक लोन पेयर आपको दिख रहा है 6 2 8। तो ऐसे आप काउंट करेंगे तो ये एक बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है। इन तीनों में अगर मुकाबला करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाता है सी, बिकॉज इसका ऑक्टेट कंप्लीटेड है और मोस्ट नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स है। अब बात उठती है बच्चों ए और बी की। अब आपको बहुत इंपॉर्टेंटली ए और बी के बारे में हम समझाते हैं यहां पर कैसे आपको डिसाइड करना है। इसको समझने के लिए फिर से एक बार हम इसको थोड़ा सा वाइप कर देते हैं। अब चलिए इसको हम समझते हैं कि कौन सा बेटर स्ट्रक्चर है। तो एक बात ध्यान रखें, अगर आप स्ट्रक्चर ए की बात करते हैं तो यहां पर ये जो कार्बोकेटायन है
ये प्लस चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की क्राइसिस शो कर रहा है। और इसके जो नेबर्स है, ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है। देख सकते हैं दोनों नेबर कार्बन है और एक तो हाइड्रोजन था। ठीक है, अब आप इस कार्बोकेटायन की बात करिए जो बी में, इसका एक नेबर कार्बन, ये आप देख लिए, एक नेबर हाइड्रोजन होगा जो ड्रॉ नहीं किए हैं, वो आपको पता है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम हो गए, कार्बन कार्बन सेम हो गए। इसका जो अगला नेबर है, ये नेबर कुछ ठीक नहीं लग रहा, ये नेबर ऑक्सीजन है। और ये ठीक इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि इसकी एक टेंडेंसी होती है माइनस आई इफेक्ट की। माइनस आई इफेक्ट मतलब इसकी जो इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता है, इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वो कार्बन से ज्यादा होती है। और अपनी इस क्षमता, इस ताकत के चलते ये अपना ये जो सिग्मा बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, उसको अपनी तरफ पुल करेगा। तो भाई कार्बोकेटायन तो पहले से ही परेशान है, उसके पास पहले से ही इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, कमी है। ऊपर से आपने अपने सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो भी खींच के रखा हुआ है, तो माइनस आई इफेक्ट से उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो अगर आप बी और ए की तुलना करें तो एटलीस्ट ए में एक अच्छी बात है कि उसके दो नेबर्स कार्बन है और एक नेबर हाइड्रोजन है, लेकिन बी में एक कार्बन, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इलेक्ट्रॉन खींचता है, जिससे कि उसकी जो इलेक्ट्रॉन की प्यास और बढ़ जाती है। उसको तो आपको सेटिस्फाई करना था, डिक्लाइन करना था उसकी नीड को, आपने तो और बढ़ा दिया, तो इट्स नॉट अ गुड थिंग। तो उस लिहाज से अगर बात करें तो सी के बाद नंबर आता है ए का, और जो लीस्ट स्टेबल होगा वो बी पर होगा, वो बी होगा। आई होप आपको ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझ में आया होगा। ओके, अब इसको इलस्ट्रेट हम एक और बहुत ही अच्छे एग्जांपल से करने जा रहे हैं। तो चलिए एक और बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है इसलिए हमने उठाया है। इस एग्जांपल की चर्चा करें स्टूडेंट, तो देखिए सबसे पहले हम केस ए की बात करते हैं। ये अगेन एक कार्बोकेटायन है, तो आप केस ए की बात करें कार्बोकेटायन, तो सबसे पहले ये तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आखिर बने कैसे, हम आपके सामने इसको बनाएंगे और फिर इनकी स्टेबिलिटीज को कंपेयर करेंगे। आप स्ट्रक्चर ए की बात करें, ध्यान से देखिए, प्लस सिंगल डबल। तो ये जो चीज आपको मिली प्लस सिंगल डबल, ये इस बात का आपको नोटिफिकेशन है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस। तो आपको रेजोनेंस करना, हमने आपको बताया कैसे करना है। ये पाई बॉन्ड को आपको इधर शिफ्ट करना है, तो देखिए पाई अब इधर आ गया, जिसकी तरफ आया उसे माइनस आया, पहले से प्लस था, प्लस माइनस जीरो हो गया, लेकिन इस कार्बन से दूर चला गया तो यहां पर प्लस आ गया। तो ये आपने एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लिया। इसको बनाने के बाद आपको स्ट्राइक करेगा यार देयर इज अ नेक्स्ट पॉसिबिलिटी एज वेल। वो कौन सी है, वो आप देख सकते हैं, प्लस सिंगल और डबल। तो ये जो प्लस सिंगल डबल है ये आपको एक और स्ट्रक्चर देगा। तो आप फिर से क्या कर सकते हैं, इस पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर सकते हैं, और यहां पर देखिए जिसकी तरफ आएगा इस कार्बन की तरफ, इसमें माइनस आएगा, माइनस प्लस जीरो हो गया। यहां पर पाई बॉन्ड आ गया, जिससे दूर गया वो तो ऑक्सीजन था, उस पर क्या आ गया, प्लस। तो आपने ये तीनों स्ट्रक्चर्स बना लिए। अब इन तीनों की आपको स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है। तो चलिए हम स्टेबिलिटी को कंपेयर करते हैं। तो पहले हम इस स्क्रीन को फ्रेश ले लें, उसके बाद हम आपको बताएंगे कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ए से। तो स्ट्रक्चर ए की बच्चों जब आप बात करते हैं तो यहां आप देख सकते हैं प्राइमरी कार्बोकेटायन है। क्यों, क्योंकि इस कार्बन से एक ही कार्बन जुड़ा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक प्राइमरी कार्बोकेटायन है। अब ये जो प्राइमरी कार्बोकेटायन है, अच्छी बात है। और एक हम लोग जनरल बात कर रहे थे यार, जो 1 डिग्री है वो लेस स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। यहां पर थोड़ा आपको ट्विस्ट देखने को मिलेगा, और वो क्या है हम आपको बता रहे हैं। आप अब केस बी की बात करें, केस बी की जब आप बात करते हैं तो अगेन आप देखिए ये कार्बोकेटायन है, और अब की बार ये 1 डिग्री नहीं 2 डिग्री है, क्योंकि यहां भी कार्बन जुड़ा है, यहां भी कार्बन, तो ये 2 डिग्री। लेकिन ये डिफरेंट टाइप का 2 डिग्री है। यहां पर कहने को तो यहां भी कार्बन है और यहां भी कार्बन है, लेकिन ये जो एक अगला नया डेवलपमेंट हुआ है कार्बन का, ये कुछ अच्छी नियत वाला कार्बन नहीं है। आपको बता दें, जब आपने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा होगा तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी होगी, CHO ग्रुप। बच्चों ये जो CHO ग्रुप होता है ये एक माइनस आई ग्रुप होता है। कैसा ग्रुप होता है, माइनस आई। क्योंकि देखिए आप ऐसे तो सोच सकते हैं कि ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, तो भाई कार्बन कार्बन की हेल्प करनी चाहिए। हां करता है, अगर वो अल्काइल ग्रुप होता तो करता, जैसे कि हमने प्रीवियस केस में देखा है।
लेकिन ये अल्काइल ग्रुप नहीं है। यहां पर इस कार्बन का एक दोस्त है ऑक्सीजन, जो उसको इन्फ्लुएंस कर चुका है, उसको भी खींचने, ऑक्सीजन खुद तो खींचता ही है और जिसका दोस्त बनता है उसको भी खींचने वाला बना देता है। तो ये जो ऑक्सीजन है खुद तो खींचता है ही, लेकिन कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन को भी इन्फ्लुएंस कर देता है, उसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ा देता है, उसकी भी इलेक्ट्रॉन की जो भूख है वो बढ़ा देता है। तो होता क्या है, ये जो CHO ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो जाता है। तो यहां पर आप देखिए ये जो प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज सोच रहा था हमको तो इलेक्ट्रॉन मिलने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो जो नया CHO ग्रुप आया है वो तो खुद ही इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, -I ग्रुप है ऑक्सीजन की वजह से। तो यहां पर ये लेस स्टेबल हो जाता है, इसके -I इफेक्ट के चलते यहां से इलेक्ट्रॉन ये विड्रॉ कर लेता है। एटलीस्ट ए वाले केस में ये तो नहीं था ना, उसका एक दोस्त कार्बन था और दो दोस्त हाइड्रोजन थे। यहां पर क्या है, ये कार्बन इधर से भी है उधर से भी है, लेकिन जो इधर वाला राइट वाला नया डेवलपमेंट है वो CHO ग्रुप है, वो खींचने वाला है, हाइड्रोजन खींचने वाला नहीं होता है। तो ये जो 2 डिग्री है इज नॉट अ गुड 2 डिग्री। तो यहां से हमको समझ में आया कि B इज नॉट एज गुड एज A। अच्छा, अब बात हम करते हैं C की। जब बच्चों आप C की बात करते हैं तो यहां पर एक बहुत बड़ा दिक्कत आ गई, एक अजीब सी चीज हो गई। ऑक्सीजन आप देखिए इससे प्लस चार्ज आ गया। ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आना एक तो ठीक है, दिक्कत की बात है, लेकिन दिक्कत तब हो जाती है और बड़ी जब उसका ऑक्टेट भी इनकम्प्लीट होता है। अब आप समझिए यहां पर जब हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, एक बार हम स्क्रीन को थोड़ा सा साफ कर लें, फिर हम आपको बताते हैं किस प्रकार से दिक्कत बहुत ज्यादा है स्ट्रक्चर C में, जो A और B में नहीं थी। और A और B में क्या नहीं था हम आपको यहां बता रहे हैं। चलिए अब देखते हैं A और B में क्या चीज नहीं थी। अगर आप A की बात करें बच्चों, तो यहां पर ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा था। देखिए 2 लोन पेयर थे, काउंट करिए, 2 2 4 और ये 2 बॉन्ड, 5 6 7 8, एक बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन मिलता है, तो इसका 8 इलेक्ट्रॉन पूरा था। अब B की बात करें, अगेन ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर हैं, तो 2 2 4 और 2 बॉन्ड, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। आप C की बात करें तो 2 लोन पेयर हैं इसके पास, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, मात्र 6 हैं। चलिए काउंट करें, 2 2 4 और ये 2 6 इलेक्ट्रॉन। वो एक पाई बॉन्ड जो चला गया ना इससे दूर, 2 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं और इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो जाता है। तो ये ऑक्सीजन बुरी तरीके से मतलब परेशान हो जाता है, क्योंकि इसकी आदत है कि ये सबसे लेता है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका ऑक्टेट आपने इनकम्प्लीट कर लिया, आपने इससे इलेक्ट्रॉन खींच लिए, ये इसको बर्दाश्त नहीं होगा और ये स्ट्रक्चर हाईली अनस्टेबल होगा। और इनफैक्ट आपको ध्यान रखना है, ऐसे स्ट्रक्चर्स को बनाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि नियम देखिए क्या कहता है। नियम कहता है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो आप बनाएं, या तो उनकी एनर्जी सेम हो या आसपास हो, लेकिन ऐसा स्ट्रक्चर जहां ऑक्सीजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, नाइट्रोजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, फ्लोरीन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, तो ये सारी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये बहुत ही अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, ये उसको टॉलरेट नहीं करते और उसको नहीं बनाना चाहिए। तो ये जो लास्ट स्ट्रक्चर है ये C, ये हाईली अनस्टेबल स्ट्रक्चर है और इसको हम लोग ऑलमोस्ट नहीं ड्रॉ करते हैं। ये तो कंपैरिजन हमें करना था तो हमने ड्रॉ किया, अदरवाइज इसको ड्रॉ मत करिएगा क्योंकि बहुत अनस्टेबल है। तो आपको यहां पे समझ में आ गया कि सबसे जो स्टेबल स्ट्रक्चर है वो है हमारा A वाला, और उसके बाद नंबर है B वाला, और जो C है वो तो बहुत कम स्टेबल है। ठीक है, तो ये देखिए आज का जो इन नटशेल हम बोले कि आज हमने क्या क्या सीखा, तो वो ये था कि एक जो कार्बोकेटायन है वो रेजोनेंस कर सकता है, उसके लिए कंडीशन क्या बताई, प्लस सिंगल डबल। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। लेकिन
कुछ परिस्थितियां ऐसी आ सकती हैं कि 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल हो 2 डिग्री से। ये जो परिस्थिति है फोर्थ वाला हमने आपको बताया कि 2 डिग्री लेस स्टेबल है 1 डिग्री से। क्यों? क्योंकि CHO ग्रुप जो था वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था। तो ऐसे कार्बन से आप क्यों ऐसे, भाई कहने को क्या है कि आप किसी से हेल्प मांगने गए, भाई वो हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा है आपको देखना चाहिए। वो हेल्प करने की बजाय आपको और परेशान कर रहा है, आपसे इलेक्ट्रॉन और खींच रहा है, तो काहे की हेल्प? सिर्फ दिखाने के लिए 2 डिग्री नहीं होना चाहिए, आपको हेल्प मिलनी भी चाहिए। तो जो नॉर्मल अल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो तो हेल्प करते हैं, लेकिन इस प्रकार से जो अनसैचुरेटेड sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है जिनके साथ ऑक्सीजन जुड़ा है और भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़े हैं, ये हेल्प करने की बजाय और आपको परेशान करेंगे, कार्बोकेटायन को डिस्टेबलाइज करेंगे। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। और हमने जो लास्ट सी वाला एग्जांपल बताया उसमें आपको बताया कैसे ऑक्सीजन जो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन का नंबर आता है, उसका ऑक्टेट कहीं इनकम्प्लीट हो रहा है, तो ऐसा स्ट्रक्चर डिजास्टर स्ट्रक्चर है, आप इसको मत बनाइएगा। और कहीं क्वेश्चन में कंपेयर करने को आ जाए तो उसको सबसे लास्ट में रखिएगा, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी बहुत कमजोर होती है। इसी प्रकार के और भी एग्जांपल्स हम पार्ट 3 में लेके जल्दी ही आपके पास आएंगे। तो आशा करते हैं ये जो सारी बातें थी आपको समझ में आई। तो फिर मिलते हैं पार्ट 3 में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।